हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। मेरा नाम है तनु सिंह और हम हैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेंटर्स एड्यूसर्व के हिंदी माध्यम चैनल पे। तू चलने का हौसला तो रख, तू चलने का हौसला तो रख, दिशाएं बहुत हैं। तू चलने का हौसला तो रख, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की चिंता मत कर, तू कांटों की चिंता मत कर, क्योंकि तेरे साथ दुआएं बहुत हैं। बच्चों, इस शायरी में आपको लग रहा होगा मैडम आते के साथ शायरी बोल दी, क्योंकि कुछ डीप बातें हैं जो आपको इसमें समझानी है। इस शायरी में आपके ही स्ट्रगल के बारे में बताया गया है। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ती है ना। डिस्ट्रैक्शन सबसे पहला, पढ़ते पढ़ते तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है बच्चा। अनडिसिप्लिन वे में पढ़ाई करते रहना, डिस्ट्रैक्शन होना, और भी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। पढ़ाई कर भी रहे हो, मन लग भी रहा है, लेकिन कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं ना, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, परेशानियों को हम लोग अपने लाइफ में, अपने पढ़ाई की जर्नी में कांटे का नाम दे रहे हैं। यही है हमारी लाइफ का कांटा। थोड़ा सा इस पे काम करके, है ना, थोड़ा सा इसको झेल के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पे हमें मंजिल मिलना तय है। क्योंकि जब आप अपने कर्म पथ पर इन सारी परेशानियों को झेल कर, इन सारी परेशानियों को, इन सभी कांटों से चलकर आप आगे बढ़ोगे, तो उस वक्त आपके माता पिता, आपके चाहने वाले, आपके गुरुजन, आपके जितने भी प्रिय बंधु हैं, उन सभी का आशीर्वाद, उन सभी का लाड प्यार आपके साथ रहता है कि नहीं, मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, ये जरूर कुछ करेगा, भगवान इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करके रखे हैं। तो आपको ऐसा बनना है, ठीक है। इसी थोड़े प्यार भरे शायरी से हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ज्यादा बातें ना करते हुए। बच्चों देखो, बोर्ड्स की तैयारी में बायोलॉजी, क्योंकि ये थियोरेटिकल पार्ट है ना, हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना अपना एक वैल्यू होता है। जीव विज्ञान के बारे में एक मिथ ये है कि इसको रट के आप पास कर सकते हो। गजब, है ना। रट जाओ बस, रटने से ही तो काम बनता है। इसके बारे में ये मिथ है और इस मिथ को हम गलत साबित करना चाहते हैं। मानते हैं ये रिमेम्बरिंग पार्ट है, लेकिन जो बच्चा बस रट के जाता है और जो बच्चा समझ के अपनी भाषा में जवाब लिखता है, उन दोनों के जवाब में काफी अंतर होता है और एक काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अब इसमें ज्यादा देखो दिमाग लगाने वाली चीज नहीं होती है, हम मानते हैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हाँ रिमेम्बर करना होता है। क्योंकि इसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करके अगर आप पढ़ाई करते हो तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ना ही आपको रटने की जरूरत है, क्योंकि ये अपने आप इन्वॉल्व हो जाते हो उस चीज में। क्या पढ़ना है हमें इसमें जीव विज्ञान में? अपने बारे में पढ़ना है, अपने आसपास के वातावरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम बता ये रहे थे, रटना नहीं है, सेल्फ स्टडी इस तरीके से करनी है कि आपके समझ में आए कि सवाल क्या पूछा गया है और जवाब किस प्रकार देना है। गेस्ट पेपर से कितना भी रट रट के बुक से लाइनें रट रट के आप जाके एग्जाम में लिख दो। वहीं एक बच्चा है जो क्लास अटेंड कर रहा है, कंटिन्यू क्लास कर रहा है, ठीक है, क्लास लेने के बाद वो रिवाइज कर रहा है और जा करके एग्जामिनेशन हॉल में अपनी भाषा में जवाब को लिख रहा है। तो इन दोनों बच्चों में एग्जामिनर अच्छे से समझ जाएंगे कि किस बच्चे ने रट के आंसर लिखा है और किस बच्चे ने अपनी समझदारी से जवाब दिया है। तो वहां पे आपको ये फायदा होगा, है ना। एक एक तो आपका होता है ना कि नहीं ये बच्चा अच्छा है, ये वाला नजरिया बनेगा वो एग्जामिनर की नजर में, तो वहां पे थोड़े से आपके नंबर बढ़ सकते हैं। और जो सिर्फ छाप के लिखता है, तो मान लो कि उसी बुक से कई बच्चों ने रट के लिया, एग्जाम रट के दिया, वो भी उसी आंसर को लिखे, तो एग्जामिनर ये पकड़ लेता है ना, समझ जाता है या तो इन्होंने चीटिंग करी है या तो बस ये रट के लिख रहे हैं। लेकिन जो अपनी जवाब अपनी भाषा में अपना जवाब लिखते हैं, उनका जवाब एग्जामिनर अच्छे से पढ़ते भी हैं और वो उनके अच्छे स्कोरिंग में काम भी आता है। इसीलिए कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में रटना नहीं है, खास करके बायोलॉजी में भी, इसको तो एकदम ही मत रटना। इसको बस समझना, इसको बस इन्वॉल्व होके पढ़ना, अपने आसपास में रिलेट करके पढ़ना, अपने आप से रिलेट करके पढ़ना, ठीक है। चलो, अपने पेन कॉपी उठा लो, दिमाग का कचरा साफ कर लो। उसके बाद जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं बस समझने की कोशिश करो, नहीं समझ आए दोबारा वीडियो देखो और फिर से
नोट डाउन करो, रिवाइज करो, बस रिवाइज करोगे काम बन जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है अगर आप डेली अटेंड करते हो क्लास। ठीक है बच्चों, चलो इसी के साथ हम लोग अपना चैप्टर मतलब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये है मानव पाचन तंत्र। ठीक है, मानव पाचन तंत्र किस चैप्टर में बच्चों? हमारा जो जैव प्रक्रम चैप्टर है उस चैप्टर का एक पॉइंट है जिसमें मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाना है। जैव प्रक्रम बहुत बड़ा चैप्टर है, अल्टीमेटली आपके बायोलॉजी का लगभग वो 50 है वो जीव विज्ञान का पोर्शन है ना, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये मानव पाचन तंत्र। आखिर खाना खाना, खाने का पचना, उससे एनर्जी बनाना, ये सब कैसे होता है, खाना पचता कैसे है, इस बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो आओ, देखो हम ऑलरेडी आपके लिए डायग्राम बना के रखे हैं ताकि ज़्यादा यहाँ पे देरी ना हो। ये है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि सबसे पहले बच्चों स्टार्ट कहाँ से होता है? मानव पाचन तंत्र में 2 पॉइंट्स हैं, 2 पार्ट है। पहला होता है मानव का क्या, मानव का आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरी क्या होती है? संबद्ध ग्रंथियां। पहला होता है आहार नाल, दूसरा होता है संबंधित ग्रंथियां, एलिमेंट्री कैनाल और जितने भी एसेसरी ग्लैंड्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? आप खाना खाते हो माउथ से, माउथ टू एनस, खाना खाते हो, वहां से एक ट्यूब स्टार्ट होती है, आपके एनस तक जाती है। ये एक सिंगल लाइन ट्यूब है जिसमें खाना जाता है, पचता है, एब्जॉर्ब होता है और उसका फिर उससे एनर्जी भी बनाई जाती है। उसके बाद जितने भी अपच पदार्थ हैं, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसे एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल होते हैं और क्या होती हैं? संबंधित ग्रंथियां होती हैं। अब इन एलिमेंट्री कैनाल में क्या होते हैं, अंग कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले तो स्टार्ट होता है बच्चों माउथ से, मुख से। माउथ के बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है ग्रास नली, ग्रास नली को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ईसोफेगस और फूड पाइप। ठीक है, अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब आप जान रहे हो ऑलरेडी, ये सब आपके पास है कि नहीं है? लेकिन जानना इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि आखिर ये खाना पच कैसे रहा है। ठीक है, ये हमारा सीरियल वाइज क्या बोलते हैं उसको, अंग है सीरीज में। सबसे पहले माउथ आता है, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। धीरे धीरे करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखो आओ पहले फिगर पे आते हैं। ये है एक इंसान का खोपड़ा माउथ है ना। खाना हम लोग माउथ से लिए, इनटेक किए, फूड इनटेक किए। ठीक, माउथ के ऊपर जो, माउथ के मतलब मुंह खोलने के बाद जो अंदर का चेम्बर होता है, इस चेम्बर को हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी या फिर मुख गुहा। ठीक है, क्या बोलते हैं? मुख, कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं। ये है मुख गुहा, बक्कल कैविटी। मुख गुहा और जो नासिका, देखो हमारे नाक और मुंह दोनों हमेशा एक ही चेम्बर से जुड़े हुए होते हैं। मुख गुहा के ऊपर एक पतली सी लेयर है ना, दिखाई दे रही है। इसके ऊपर एक ऐसा ये दिखाई दे रहा है क्या, चेम्बर जैसा, ये खाली चेम्बर है, इसको हम लोग बोलते हैं नासिका गुहा। ठीक है, नासिका गुहा या नेजल चेम्बर। जो हमारे म्यूकस होते हैं वो म्यूकस यहीं पे बनते हैं और यहीं स्टोर रहते हैं। मुख गुहा में हम लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद ये डायरेक्ट कहाँ जाता है? फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद ये जाता है ईसोफेगस, यानी पहले फेरिंग्स यानी ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी से जाता है ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद इसका काम होगा आगे स्टमक में, जो कि हम आपको बताएंगे। माउथ में क्या है? माउथ में जब खाना जाएगा तो उसमें क्या होता है, लार्ज ग्रंथियां होती हैं बक्कल कैविटी के बाहर, मुख गुहा के बाहर। ये लार ग्रंथियां हैं बच्चों, वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं, सलाइवा सिक्रीट करती है मतलब लार सिक्रीट करते हो। कोई भी चीज जब खाना खाने का कुछ अच्छा सा, देखो अभी याद करो, इमली, छोले भटूरे, पानी पूरी, मुंह में पानी आ जाता है, आता है, क्यों आता है? ये लार ग्रंथियां है ना, बहुत लालची होती हैं, ये थोड़ा सा सलाइवा सिक्रीट करते रहती हैं हमारे माउथ में।
जब हम लोग खाना जब खाते हैं तो खाना सूखा सूखा ना हमारे ट्यूब में नहीं जा सकता। खाना को जब खाते हैं तो उसको चबाने के लिए, दांतों से अच्छे से च्यू करने के लिए उसका थोड़ा सा चिपचिपा होना या फिर उसका थोड़ा पेस्ट जैसा होना जरूरी है। इसीलिए मुख गुहा के अंदर ये लार ग्रंथियां अपने 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 जगह से लार का स्राव करती हैं, सिक्रीट करती हैं, और उस लार के साथ हमारा खाना पहले मिक्स होता है टंग की मदद से, अपने जीभ की मदद से, दांत की मदद से उसको हम लोग अच्छे से च्यू करते हैं, मिलाते हैं उस लार के साथ। तब वो खाना आसानी से हम लोग निगल पाते हैं अंदर। अगर सूखा हुआ खाना खाओगे तो वो ट्यूब जो है हमारे इसोफेगस फेरिंग्स है ये सबको छिल देगा। इसीलिए लार का होना बहुत जरूरी है। ठीक, खाने के कंपोनेंट्स के बारे में बताना है, याद रखिएगा पहले इसको। ठीक, मुख गुहा से होते हुए चला गया ग्रास नली पर। ये यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस क्रमांकुचन होता है, एक गति होती है बच्चों। जब हम लोग खाना खाते हो, जब निगलते हैं खाने को, वो डायरेक्ट डुम्ब से पेट में नहीं घुसती है ना, ऐसे नहीं टप से गिर गया, नहीं। खाना जब खाते हो तो ट्यूब जो है हमारे, जो यहाँ से यहाँ तक की ट्यूब है वो क्रमांकुचित होती हैं। क्रमांकुचित कहने का मतलब उनमें कुछ ऐसा 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 इस तरीके से ना वेव जैसा स्ट्रक्चर होगा। खाना यहाँ पे आया, यहाँ से ये दोनों ट्यूब्स आपस में पुश किए तो ये खाना यहाँ पे गया, फिर वो एक्सपेंड हो गया, फिर ये आपस में ऐसे कंट्रैक्ट करेंगे मतलब सिकुड़ेंगे तो वो खाना फिर से नीचे वाले में जाएगा, फिर से वो रिलैक्स होगा। तो इस तरीके से क्रमांकुचित होते रहते हैं, खाना अंदर की तरफ जाते रहता है। ठीक है, समझ गए बात? तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बस क्रमांकुचन की गति हो रही है और खाने को वो आगे की तरफ मतलब धक्का दे रहे हैं ताकि वो स्टमक में पहुंचे। अब आओ स्टमक के पास चलते हैं। नासिका गुहा में कुछ काम नहीं है नासिका गुहा का खाने से, ठीक है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। वो बस चेम्बर क्या बोलते हैं आपस में बंधे हुए होते हैं, इसलिए हम आपको वो चीज़ बताएं। ग्रसनी बता दिए, ग्रास नली बता दिए। अब नेक्स्ट क्या है, ये है आपका ओवरऑल डायग्राम। फेरिंग्स के बाद खाना आता है डायरेक्ट कहाँ, चलो एक अलग कलर के साथ ब्लू ब्लू खाना खाएंगे। खाना आया फेरिंग्स से डायरेक्ट स्टमक में। स्टमक में जाते के बाद, स्टमक में जब खाना पहुंचता है तो यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। बताएंगे सबके बारे में धीरे धीरे। ज्यादा तो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि स्टमक में HCl रिलीज होता है। HCl एक बहुत एसिडिक एसिड है, एक तरीके का एसिड है जो हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, अगर आप शरीर के बाहर उसका इस्तेमाल करते हो तो वो स्किन को जला भी सकता है, लेकिन यहाँ वो स्टमक रिलीज कर रहा है खुद। तो मैम जब ये इतना क्या बोलते हैं एसिडिक है तो वो स्टमक को क्यों नहीं हार्म करता? क्योंकि बच्चों हार्म कैसे करेगा, स्टमक के वॉल पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस का स्राव करते हैं। ठीक, म्यूकस का मतलब समझ रहे हो, एक चिपचिपा पदार्थ है, पेस्ट जैसा स्ट्रक्चर है। वो पेस्ट जैसा स्ट्रक्चर ये पूरे स्टमक मतलब अमाशय के पूरे वॉल को अंदर से एकदम घेरे हुए रहता है, ताकि जो HCl रिलीज किया गया वो HCl सिर्फ खाने को पचाए, पेट को ना पचाए। पेट पचा दिया तो भाई खाना कहाँ पचेगा, है कि नहीं? तो ये एक डिफेंस इसके पास होता है कि कैसे पेट का बचाव करना है। तो वो म्यूकस की सहायता से HCl जो होता है वो स्टमक के वॉल को हार्म नहीं पहुंचाता। ठीक, खाना यहाँ पे थोड़ा सा पचा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पहले नहीं जाता, पहले जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से पचते हुए वो जाएगा, ये देखो ये है लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग जिसको हमने नाम दिया है सीकम। सीकम में जाएगा, सीकम से खाना ट्रांसफर होते 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 कोलोन में, कोलोन के बाद पूरा रेक्टम में, रेक्टम के बाद मलद्वार से वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इतना इजी है क्या? इतना इजी हम बता दिए, इतना इजी है क्या? नहीं है। खाने को पचाने के लिए यहाँ पे 2 ग्रंथियां हैं, अभी हमने पढ़ा था ना, एसेसरी ग्लैंड, संबद्ध ग्रंथियां। ये ट्यूब तो हम आपको बता दिए, माउथ से स्टार्ट हुआ, खाना पचते 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 आया, हमने एनस तक एंड कर दिया, मलद्वार तक खत्म कर दिया। ट्यूब थी ये, एक सिंगल ट्यूब, कहीं पे कोई ज्वाइंट नहीं था। ठीक है, इन खाने को पचाने के लिए कुछ एंजाइम की जरूरत होती है ना।
बायो कैटालिस्ट बोलते हैं उसको, है कि नहीं, जो जल्दी से रिएक्शन को तेज कर दे या फिर सही तरीके से खाने को पचाने में मदद करे। उसके लिए कौन सी ग्रंथियां बच्चों? पहला तो हो गया हमारे पास यकृत, ठीक, और दूसरा हो गया अग्न्याशय। ये यकृत और अग्न्याशय एंजाइम्स बनाती हैं, एंजाइम सिक्रीट करती हैं और अपने अपने एंजाइम्स को इन स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती हैं। ज्यादातर खाने का पाचन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के भाग में होता है। तो छोटी आंत के भाग में ज्यादा काम हो रहा है तो इसको ज्यादा सहायता की भी तो जरूरत है, बेचारा अकेले कितना करेगा। इसीलिए जो एंजाइम्स होते हैं अग्न्याशय और यकृत के एंजाइम्स वो सारे छोटी आंत में भेजे जाते हैं ताकि वहां पे खाने का अच्छे तरीके से पाचन हो सके। समझ में आई बात? अब चलो आते हैं हम लोग वापस से, अरे नहीं कुछ बात भी बाकी है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन ये 3 भागों में बटा हुआ है। कैसे? पहला भाग होता है डिओडनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। अभी देखो स्टमक से यानी अमाशय से जस्ट सटा हुआ हिस्सा, ये जो भाग है पहला वाला, इसको हम लोग कहते हैं डिओडनम, ठीक। डिओडनम के बाद जो थोड़ा हल्का क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कहते हैं जेजुनम, ठीक है। डिओडनम कौन सा? सबसे पहला भाग स्टमक यानी अमाशय के जस्ट नीचे वाला, सी शेप का नजर आ रहा है, यहाँ से ये स्टार्ट हो गया सी शेप में, इसको कहते हैं डिओडनम। उसके बाद जो हल्का क्वाइल्ड है, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा 1-2 क्वाइल्ड में है, उसको कहते हैं जेजुनम। जेजुनम के बाद जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो यहाँ पे घिच हो गया, इसको हम लोग कहते हैं क्या? इलियम। समझ गए बच्चे? अब इसका आप लोग बोलोगे मैम हिंदी, आप इसका हिंदी मत पढ़ो, ठीक है, या पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये इंग्लिश में आप हिंदी मीडियम में भी आप पढ़ोगे तो वहां पे डिओडनम जेजुनम इलियम ही लिखा रहता है, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा कहाँ गया? बड़ी आंत। बड़ी आंत को हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी 3 पार्ट, बड़ी आंत के भी 3 पार्ट, पहला होता है कोलोन, सीकम, दूसरा रेक्टम। सीकम हमने यहाँ पे बताया जस्ट देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे खुलता है? सीकम वाले हिस्से में खुलता है। सीकम से एक हल्का सा उभार निकला होता है, छोटी उंगली के समान रचना एक निकली हुई होती है जिसका नाम होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स यहीं पे होता है, बड़ी आंत में सीकम वाले पार्ट में अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम है? अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, फालतू है, बस शरीर पे बोझ बनाए हुए हैं, इसका कोई काम ही नहीं है बाबू, किसी काम का नहीं है। क्या काम करता है फिर ये? है क्यों? बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं है इसका। ये पहले काम करता था जब हमारी हम विकास नहीं किए थे, मीन्स जब आदि मानव हुआ करते थे, जब ऐसे ही कच्चे पक्के कुछ भी कच्चा मांस खा लिया करते थे, बिना पकाए हुए कुछ भी काट कूट के खाते थे, तो उन चीज़ों को पचाने के लिए सिर्फ ये एंजाइम्स रिलीज जो होते हैं वो ही काफ़ी नहीं हुआ करता था। उसको पचाने के लिए ये इससे भी ज़्यादा ताकतवर एंजाइम बनाता था अपेंडिक्स, जो कि उन भोजन को पचाने का काम करता था, ठीक है। उसको पचाने के लिए अपेंडिक्स की ज़रूरत थी, लेकिन धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, विकास जैसे जैसे हमारा हुआ, हमारे शरीर में इसका कोई इस्तेमाल नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि हम लोग, अरे भाई बुद्धि आ गई, दिमाग खुल गया कि कच्चा पक्का नहीं खाते, अच्छे से खाने को पका के खाया जाता है। जब हम खाने को ढंग से पका के खा रहे हैं तो वो ऑलरेडी आधा पक चुका है, पच चुका है, तो उसको पचाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एंजाइम डालने की जरूरत नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे इस बेचारे का काम ठप पड़ गया और एक ये वेस्टिजियल ऑर्गन बनकर रह गया हमारे शरीर में, जिसका कोई काम नहीं है, ठीक। यहीं पे होता है अपेंडिक्स, किस पार्ट में? बड़ी आंत के सीकम वाले हिस्से में अपेंडिक्स रहता है, ठीक ना। अब देखो बोलते हैं ना कि अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स ऑपरेशन होना है, अपेंडिक्स ये है वो है, तो अपेंडिक्स की वजह से बहुत परेशानियां होती हैं। होता क्या है बच्चा, जब खाना यहाँ से ट्रेवल कर रहा होता है तो कभी कभार इस अपेंडिक्स वाले हिस्से में खाने का कोई अंश रह जाता है, ठीक, कोई टुकड़ा रह जाता है, और मे बी उसके बाद कुछ और भी टुकड़े रह जाते हों। अब तो इसका कोई काम है नहीं,
तो वो खाने को छोड़ दोगे एक जगह पे और म्यूकस है, यहाँ पे एंजाइम्स है, कुछ भी है, वो निकल रहा नहीं है, उस उंगली जैसे स्ट्रक्चर में जाके अटक गया, फंस गया, निकल ही नहीं पा रहा है वहां से। तो वहां पे पड़े पड़े वो खराब होने लगता है, सड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो अपेंडिक्स वाले वॉल्स पे भी अफेक्ट करता है, उसके जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वहां पे भी दिक्कत परेशानियां होने लग जाती हैं, अपेंडिक्स स्वेल करने लग जाता है। सड़ेगा कोई भी चीज तो वो खराब होगा ना, तो वो खराब होने लग जाता है और वहां पे जहर, अब ऐसा नहीं अपेंडिक्स फट जाता है तो आदमी बोलते हैं ना फट गया तो मर जाता है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी बन जाती है। कोई भी चीज सड़ रहा है भाई, सड़ेगा तो वो पूरे शरीर में अगर फट के फैल गया तो वो तो हार्म करेगा ही ना, मुश्किल हो जाता है बचाना। इसीलिए अगर बहुत बार ऐसा होता है कि अगर किसी के पेट का ऑपरेशन होता है तो वो इसको निकलवा भी लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई दिक्कत होता नहीं है, लेकिन अगर दिक्कत है तो वो निकलवा लिया करते हैं इसको। समझ गए बात? अब इस सीकम से खाना जाता है, ये देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है, बता रहे देखो ये वाला यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये वाला हिस्सा कहलाता है बच्चा कोलोन। ठीक, अब इतना बड़ा हिस्सा है, इस कोलोन का सीकम के बाद जो स्टार्ट हुआ है कोलोन, उसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग कोलोन, मतलब खाने को ऊपर की तरफ, पढ़े होगे असेंडिंग डिसेंडिंग, पढ़े हो ना? तो ये होता है अग्र, मतलब खाने को आगे बढ़ाने वाला कोलोन, असेंडिंग कोलोन। ठीक है, इस भी आपको हिंदी में ही आएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, असेंडिंग कोलोन के बाद अब खाना क्या हो रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है आगे की तरफ, है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक, ट्रांसवर्स कोलोन के बाद खाना कहाँ जा रहा है बच्चों, नीचे की तरफ जा रहा है, डिसेंडिंग जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, इतनी दूर में इतना तामझाम होते होते खाना पूरी तरीके से पच चुका होता है, इसको पूरी तरीके से यहाँ तक खाना पच चुका है। अब ये जो रेक्टम वाला ये मलाशय है, रेक्टम है, यहाँ पे क्या होता है, जितने भी अनवांटेड फूड हैं जिसका अब इस्तेमाल हो चुका है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे जाके स्टोर रहता है। ठीक, वहाँ पे जाके स्टोर रहता है। फिर जब स्टोर खत्म हो जाता है, मीन्स जब आपको प्रेशर फील होता है ना, एक स्टिमुली आती है, एक प्रेशर आता है, वहां पे जाकर के फिर आप मलाशय को एक्सक्रीट आउट करते हो, इसमें जो भी माल मटेरियल है शरीर से बाहर निकाल देते हो। समझ रहे हो बात? ये है पूरा हमारा मानव पाचन तंत्र। इसमें अब ज्यादातर हमें जानना है कि कौन से एंजाइम्स और क्या क्या काम करते हैं, वो हम लोग जानेंगे, जरूर जानेंगे। ये देखो, ये पूरा है तुम्हारा चैप्टर यहीं पे, मतलब मानव का पाचन तंत्र वाला पूरा चैप्टर। सबसे पहले हम आपको बताए थे बक्कल कैविटी के बारे में ना। बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा में क्या क्या होता है, दांत होता है, जीभ होता है, लार होता है। कंपोनेंट पे बात करते हैं। खाने का जो कंपोनेंट होता है बच्चा, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें ज्यादातर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, है ना? कार्बोहाइड्रेट होता है, और क्या होता है, प्रोटीन होता है, और क्या होता है, वसा। ये तीन जो हैं मैक्रोमोलिक्यूल यानी वृहद अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैक्रो यानी वृहद मॉलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं। वहीं पे जो विटामिन हो गया और खनिज लवण हो गए, ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल यानी छोटे अणु। बड़े अणु यानी वृहद अणु यानी मैक्रोमोलिक्यूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन तीन चीजों का इस्तेमाल हमारा शरीर अपने विकास और वृद्धि के लिए काफी ज्यादा मात्रा में करता है। इनका इस्तेमाल हमारे शरीर में ज्यादा होता है और इनका इस्तेमाल हमारे शरीर में कंपैरेटिवली कम होता है। अगर ये ना भी हो तो हमारे जीवन को कोई खतरा नहीं है, मतलब अगर ये, हाँ ऐसा है खतरा है, ना भी हो तो नहीं, लेकिन लिटिल अमाउंट में चाहिए भाई, ऐसा नहीं है कि ना हो तो एकदम खाना ही छोड़ दो, नहीं, चाहिए हमारे बॉडी को। डिफिशियंसी तो होती है, लेकिन जो हम लोग डेली डाइट खाते हैं उसमें ज्यादातर क्या खाते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाते हैं।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का 30%, यानी कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, स्टार्च होता है ना, स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है, माल्टोज होता है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के ही हिस्से हैं, कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट हैं। तो ये हो गए हमारे वृहद मॉलिक्यूल। इनका जो भाग होता है 30% स्टार्च, याद रखिएगा कितना, 30% स्टार्च माउथ में ही पचना शुरू हो जाता है। हमारे पाचन क्रिया का पहला स्टेप हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्या पचता है, स्टार्च पचता है, कितना परसेंट, 30%। किससे पचता है, ये लार से पचता है। मुंह से जो लार, हम लोग हमारे लार ग्रंथियों से जो लार स्राव होता है, उन्हीं लार की वजह से ये 30% स्टार्च का पाचन होता है। अब जाता है ग्रसनी। ग्रसनी एक दरवाजा है, मुख से एक दरवाजे में ग्रसनी में पहुंचा, यहाँ से दरवाजा खुलेगा, उसके बाद वो खाना पास होता है अंदर ग्रास नली में। ग्रास नली की जो लंबाई होती है बच्चों, वो अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पे अभी हम आपको बताए क्रमांकुचन गति के लिए ये बहुत आवश्यक है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे भी कोई काम नहीं हो, बस यहाँ पे ढक्कन है, दरवाजा है, उस दरवाजे को खोलो, दरवाजे के बाद खाना तुम्हारा जाता है ग्रास नली में, जहाँ पे क्रमांकुचन की गति होती है। क्रमांकुचन की गति कुछ इस प्रकार होती है, मान लो एक ट्यूब है, ठीक, खाने को आप जब यहाँ पे रखते हो तो ये इस तरीके से मुट्ठी बंद करोगे तो खाना नीचे की तरफ पास होगा, फिर नीचे वाले ट्यूब में फिर यहाँ पे जोर से मुट्ठी बंद होगी, फिर खाना नीचे की तरफ पास होगा और ये फिर रिलैक्स करेगा, फिर यहाँ पे खाना आएगा, मुट्ठी बंद करोगे, खाना नीचे गया, ये रिलैक्स किया, ये फिर, तो ये ऊपर से पुश करना, मतलब दबाव देके खाने को नीचे ढालना, फिर ऊपर से रिलैक्स होना, फिर जहाँ पे खाना गया वहां पे दबाव पड़ेगा, फिर रिलैक्स होगा। ये जो प्रोसेस होती है, ये जो गति होती है, इसको हम लोग कहते हैं क्रमांकुचन की गति। समझ में आ गई बात। कितनी होती है ग्रास नली की लंबाई, लगभग 25 सेंटीमीटर। अब आ जाओ क्रमांकुचित होने के बाद जो खाना पास होता है अमाशय में। अभी बताए थे ना अमाशय में क्या क्या रिलीज होगा। अमाशय में एंजाइम्स होते हैं कुछ, पहला तो HCl बनाएगा, दूसरा पेप्सिन बनाएगा और तीसरा श्लेष्मा म्यूकस। HCl खाने को और ज्यादा पतला करेगा, उसको पचाएगा जितने भी बैक्टीरिया, क्योंकि HCl एसिडिक होता है ना, तो जो भी बाहरी अगर मान लो कुछ बैक्टीरिया वगैरह आए हैं हमारे खाने में, खाने के साथ, तो उसको मारने का भी काम करता है और खाने को थोड़ा बहुत पचाने का भी काम करता है। ये जो पेप्सिन है बच्चा, ये खाने में मौजूद प्रोटीन को पचाने का काम करता है। किसको, प्रोटीन, खाने में मौजूद प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है, पेप्सिन करता है। ये श्लेष्मा म्यूकस की बात जो हम बोले थे, वो क्या कर रहा था अभी, स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करने की, प्रोटेक्ट कर रहा था ना, किससे, HCl से। श्लेष्मा क्या कर रहा था, स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है। अब देखो अमाशय में तीन, अभी जो हम भाग बताए थे, आपको बोले थे ना हिंदी इसकी ज्यादा जरूरत है नहीं हिंदी की। अमाशय का 3 भाग होता है। अरे अमाशय का 3 भाग होता है, ये आपको नहीं बताया ना, चलिए यहाँ पे बता देते हैं। इसको बोलते हैं कार्डियक फंडस या फंडिक, ठीक, और इसको बोलते हैं पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ये अमाशय का 3 भाग होता है। चलो हम दिखा ही देते हैं, कहाँ गया अमाशय भाई, ये है, आओ इधर देखो, जहां पे ये इसोफेगस यानी ग्रास नली और अमाशय का जो मेल होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, ये कहलाता है कार्डियक, कार्डियक, ठीक। उसके बाद ये वाला जो होता है वो कहलाता है फुंडिक या फिर फंडस, फंडस लिख दो। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो कहलाता है पाइलोरिक, ठीक, समझ गए बात। ये तीनों भाग होते हैं किसके, अमाशय के, ठीक है बच्चों। आगे आओ। अब अमाशय में खाने का थोड़ा बहुत पाचन हुआ हुआ उसके बाद आता है वो छोटी आंत के पास। छोटी आंत क्या है,
छोटी आंत अपने आप में लगभग 7 मीटर लंबा एक ट्यूब है हमारे अंदर। 6 से 7 मीटर लंबा एक ट्यूब है, ठीक। उस ट्यूब में मुख्य पाचन भाग होते हैं। देखो इसका हिंदी आप लोग, इंग्लिश हम आप लोगों को मतलब वहां पे समझा दिए हैं, उसका अगर आपको हिंदी चाहिए तो ये है हिंदी। ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। ग्रहणी को हम लोग बोलते हैं क्या? डियोडनम। फिर इंग्लिश में लिख रहे हैं, रुक जाओ। डियोडनम, जेजुनम, ठीक है। क्षुद्रांत को बोलते हैं इलियम। इलियम में कुछ छोटे छोटे उंगली नुमा संरचना प्रेजेंट होता है, मतलब उंगली के जैसा कुछ हेरी लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे प्रवर्ध निकले हुए होते हैं। मान लो ये अमाशय है ना, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग पे कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ रोम। ये क्या करता है? हम बोले थे ना कि पाचन का सबसे ज्यादा काम कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में पाचन क्रिया को ज्यादा सरफेस देने के लिए, ताकि एक विस्तार रूप पे ज्यादा अमाशय में मतलब ज्यादा पाचन क्रिया एक बार में हो, उसके लिए ये दीर्घ रोम छोटी आंत के वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं, उसकी दीवार पे प्रेजेंट होते हैं, ताकि पाचन के लिए जो सरफेस एरिया है, जो सतह है, उसको बढ़ाया जा सके। समझ में आ गई बात? ज्यादा पाचन हो सके। पचने के बाद अब देखो इसमें कौन कौन से हम बताए थे ना कि छोटी आंत में भी रिलीज होते हैं। छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये सारे एंजाइम्स खाने में मौजूद उन्हीं कंपोनेंट को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये भी काम करेगा। किसको? ट्रिप्सिन काम करता है, एमाइलेज काम करता है, लाइपेज तुम्हारे वसा को तोड़ने का काम करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन को तोड़ेगा, और एमाइलेज जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करते हैं। ये और भी विस्तार तरीके में होता है, बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। छोटी आंत के बाद ये खाना आ गया बड़ी आंत में, क्योंकि ज्यादातर पाचन बहु यहाँ पे खत्म हो चुका है छोटी आंत में। अब बड़ी आंत में क्या होता है? ये 25 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब है। सबसे ज्यादा लंबी ट्यूब कौन थी भाई? छोटी आंत। देख रहे हो कितना काम करता है बेचारा। छोटी आंत के बाद ये 25 सेंटीमीटर लंबे ट्यूब में आया, वहां पे ज्यादातर होता है अवशोषण का काम, जल एवं खनिज लवण का अवशोषण। उस खाने में, उस पचे हुए खाने में क्या बचा हुआ है वो चीज भी बड़ी आंत में अवशोषित कर लिया जाएगा। उसके बाद यही जो पचा हुआ खाना अवशोषित होने के बाद उसको भेज दिया जाता है मलाशय में। मलाशय से फिर वो मल द्वार के थ्रू क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं शरीर से बाहर। अब जो दो ग्रंथियां होती हैं वो पाचन में सहायता करती हैं, हम लोग तो बस जानते हैं कौन कौन सी होती हैं। यकृत होती हैं और पित्ताशय। यकृत ये क्या सिक्रेट करता है? पाचन रस या पित्त रस। पित्ताशय के थ्रू, पित्ताशय में यकृत का जो सिक्रीशन होता है, यकृत जो सिक्रीट करता है उसको स्टोर करता है पित्ताशय में। बनाए थे फिगर, रुको फिर से बताते हैं। पित्ताशय से वो ये पित्ताशय वाला और ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये दोनों कहाँ पे भेजते हैं? कहाँ पे भेजते हैं? छोटी आंत में, ताकि वहां पे खाने का पाचन जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा हो सके। समझ में आ गई बात? ये है तुम्हारा टोटल पाचन तंत्र। समझ में आया? चलो कहाँ बताना था? एक चीज भूल गए, पित्ताशय बताना भूले हैं। रुको, आओ वापस से फिगर के पास। देखो कितना सुंदर फिगर है ये। संबद्ध ग्रंथियां यकृत, लार ग्रंथियां अगन्याशय। यकृत में ये देखो यही है पित्ताशय, जिसको हम लोग कहते हैं गॉल ब्लाडर, ठीक। इसी पित्ताशय में, पित्त की थैली में जो यकृत पित्त स्त्राव करता है, उस स्त्राव को इसी में जमा रखता है और समय समय पर इसको रिलीज करते रहता है छोटी आंत में। पेनक्रियाज भी वही काम करता है। पेनक्रियाज के जो भी अगन्याशय, मतलब अगन्याशय के जो भी क्या बोले थे अभी, कौन कौन से एंजाइम्स थे? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये जो एंजाइम्स थे वो भी ये कहाँ पे स्राव करता है? ये देखो ये ग्रीन सी डंडी दिख रही है, ये ग्रीन सी डंडी यहाँ पे कलेक्टेड होती है इसके साथ, गॉल ब्लाडर के साथ, ठीक है। इसी स्राव से खाने के पाचन में बहुत सहायता मिलती है। किसके किसमें? यकृत और
पेनक्रियाज के, यकृत और अग्न्याशय के। ये लार ग्रंथि जो आपको बताए थे, लार ग्रंथि भी बता चुके हैं। लार ग्रंथि हैं जो लार का स्त्राव करती हैं और मुंह में जब वो जो लार जाता है उसकी सहायता से खाना इजीली, क्या बोलते हैं, एक पेस्ट के जैसा खाना बन पाता है और उसको हम लोग फिर इनगल्फ आसानी से कर पाते हैं, अच्छे से निगल पाते हैं उसको। ठीक है बच्चों, यही था तुम्हारा मानव पाचन तंत्र। एक बार रिवाइज कर ले, क्या रिवाइज कर ले एक बार फिर से। ये सारा फिगर याद रखो, फिगर की सहायता से बस पढ़ते चलो। ये तुम्हारा इंग्लिश में है, देखो खाना हम लोग खाए, ठीक है, खाना टंग की सहायता से और दांत की सहायता से आसानी से च्यू करने में मदद हुआ, चबाने में मदद किया। यहाँ पे जो लार ग्रंथियां थी, यहाँ लार ग्रंथियां होती हैं, रुक जाओ किधर गया, ये देखो यहाँ पे लार ग्रंथियां होती हैं। ये लार ग्रंथियां कुछ लार का स्राव करती हैं। उस लार में जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो खाने में मौजूद 30% स्टार्च का वहीं पे खंडन कर देती हैं, वहीं पे पचा देती हैं 30% ऑफ स्टार्च। कोई भी सवाल पूछे कि पाचन कहाँ से शुरुआत होता है बच्चों, तो पाचन का शुरुआत हमारे माउथ से, हमारे मुख गुहा से शुरू हो चुका होता है, ना कि स्टमक से। समझ में आई बात। पाचन स्राव हो, यहाँ पे 30% स्टार्च पचा है ना, तो पाचन तो स्टार्ट हो गया। फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स क्या था, बस एक दरवाजा। क्या था, अरे भाई दरवाजा है फेरिंग्स, ये फेरिंग्स है, फिगस नहीं है, तो फिगस यहाँ है। फेरिंग्स एक दरवाजा है, दरवाजे खुलने के बाद ये जो लंबी सी ट्यूब नजर आ रही है, यहीं पे होती है क्रमांकुचन की गति, जिसके सहायता से खाना इजिली स्टमक में पहुंचा। स्टमक में क्या क्या था, HCl था, ठीक था, HCl रिलीज हुआ, और क्या क्या था, म्यूकस था, ट्रिप्सिन था, है ना। ये सब काम कर रहे थे खाने को पचाने के लिए। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन का पाचन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये बुआ ये है कहाँ पे, लीवर है ये, यकृत। यकृत में जो पित्त का स्राव हुआ वो यहाँ पे प्रेजेंट है, गॉल ब्लाडर, इसमें स्टोर हो रहा था। खाना कहाँ पे जा रहा है बुआ, जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना गया, स्मॉल इंटेस्टाइन को चाहिए ढेर सारा एंजाइम ताकि खाने को इजिली पचा सके। खाने को पचाने के लिए ये यकृत और ये पेनक्रियाज अपने सिक्रीशन को, अपने स्राव को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं ताकि खाना वहां पे आसानी से पच सके। खाना पचने के बाद वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के रास्ते आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे मैक्सिमम जो जल का और खनिज लवण का अवशोषण होगा। अवशोषण होने के बाद जो अब खाने जिसका सारा कुछ निकाल लिया गया है, ग्लूकोज निकाल लिया गया, पानी भी निकाल लिया गया, उन सबको स्टोर कर लिया जाता है रेक्टम में, और फिर मल द्वार के थ्रू उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये है तुम्हारा मानव पाचन तंत्र। और भी मजेदार तरीके से हम लोग इसके साथ एनिमेशन के साथ बनाने वाले हैं, और भी बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं आप सभी बच्चों से। बस यही है कि जब भी क्लास करो डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करो, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो और थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, ठीक है। ताकि अभी देखो खाने को हम लोग बस चुपचाप खा लेते हो, अभी इसी को अब जब अगली बार खाओगे ना तो रियलाइज करना, गड़बड़ हो जाता है थोड़ा, रियलाइज करना कि खाना कैसे खा रहे हो, कैसे जा रहा है। ये सब जब आप नोट डाउन करोगे खुद में, तब आपको ये पता चलेगा कि अरे, तब इसी को बोलते हैं रिलेट करके पढ़ना ना, खुद से रिलेट करके पढ़ोगे ज़्यादा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, आगे की क्लास के लिए बने रहिए, साथ ही में अपने परिवार और अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई मन लगा के करिए, ताकि सिर्फ पास नहीं हो, टॉप टॉप टॉप, ठीक है, टॉप होना है, सिर्फ पास नहीं होना है। इसी उम्मीद के साथ टाटा बाय बाय, सी यू सून, जल्दी मिलते हैं। रिवाइज करते रहो, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।